हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण का एक ऐसा मुद्दा देखने जा रहे हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वैसे देखें तो पहली कक्षा से जो अब तक हम पढ़ते आए हैं उन सभी में ही ये मुद्दा तो है। वो भाषा का विषय हो तो उससे जुड़ा ही है, और आगे जाकर भी आपको ये मुद्दा है वो बहुत ही काम आने वाला है। ये मुद्दा तो रहेगा ही। ठीक है, कौन से मुद्दे को लेकर बात कर रहा हूं? निबंध लेखन को लेकर। क्योंकि जैसी हमारी कक्षा होती, जैसी हमारी उम्र होती है, उस अनुसार निबंध का जो लिखन है, लिखावट है, वो बदलती जाती है। और इस अनुसार निबंध है वो कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, निबंध में पूरे मार्क या तो अच्छी तरह से लिखने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है, उन सभी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उन सारे पॉइंट को भी देखेंगे। निबंध के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, और सभी बातों को लेकर हम आज निबंध लेखन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह ऐसा ही नहीं है पहली कक्षा दूसरी कक्षा में कहे, यानी कि प्राइमरी की बात करें, प्री प्राइमरी, तो उसकी यदि बात करें तो निबंध है वो वहां उस तरीके से लिखा जाता था। कैसे होता है कि कोई एक वस्तु, व्यक्ति, कोई प्राणी का नाम दिया होता है और उसके आधार पर 5-6 वाक्य तक लिखना होता है। ठीक है, तो वह भी एक प्रकार का निबंध होगा। इसके बाद देखें तो थोड़ा उससे ऊपर आए तो कैसे रहेगा कि वो कोई व्यक्ति, वस्तु है, उसके सिर्फ 4-5 वाक्य न लेकर उनके बारे में एक तरह से पूरी जानकारी लिखना, एक आध पेज तक, 8-15-20 वाक्य का है या तो 2-3 पैराग्राफ तक का है, वह जो लिखा जाएगा वो भी एक तरह से निबंध ही होगा। और इसके बाद कहे तो उनका विस्तार बड़ा हो जाता है, यानी कि 9-10 के लिए क्या माध्यमिक कक्षा की बात करें, सेकेंडरी को लेकर, तो उसमें भी निबंध जो होता है उनका भी थोड़ा अलग लिखावट रहेगी। उसमें कोई ना कोई मुद्दा मिलेगा और उस मुद्दे को लेकर उनके हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए बात की जाती है। उससे आगे हम चाहे कि 11th-12th तक की बात करें, कि हायर सेकेंडरी की बात करें, तो उसमें कैसे निबंध रहेगा कि जो मुद्दा दिया गया, उनके पॉइंट दिए गए, उनको पॉइंट टू पॉइंट, और साथ में उनको पक्ष को लेकर, उनके विपक्ष को लेकर, उनसे जुड़े हमारे विचार, और साथ साथ पूरे विश्व को उसमें जोड़कर किस प्रकार से वो मुद्दा है वो बनेगा, उन सभी बातों को जोड़कर विस्तार से उनको लिखा जाता है। 2-3 पेज तक, 8-10 पैराग्राफ से भी ज्यादा हो सकता है। तो यह भी एक प्रकार से निबंध ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह निबंध जो है वो कई तरीके से, हालांकि हम आज तक देखें तो निबंध लिखते आए, और निबंध के लिए कुछ जरूरी नहीं होता है। यानी कि क्या कि कोई भी विषय दिया गया, हम अपने मन के अनुसार कुछ भी उसमें लिख देते, डाल देते हैं। वैसे यही सिर्फ निबंध नहीं होता है। ठीक है, निबंध को हम बहुत ही आसान मानते हैं। चलो निबंध है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो आराम से 3-4 मार्क तो मिलेंगे, पर हम यही मान लेते हैं कि 3 मार्क या तो 4 मार्क मिल जाएगा तो बहुत काफी है। पर यह नहीं सोचते कि 5 मार्क है तो 5 मार्क हम कैसे उसमें ले पाए, या तो 6 मार्क्स है, 4 मार्क्स है तो कैसे ले पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे लिख सकते हैं हम, या तो कैसे लिखे कि ताकि पूरे मार्क हम पा सके। ठीक है, तो उन सभी बातों को, उन सभी मुद्दों को, उन सभी पॉइंट्स को गए तो आज हम देखने वाले। ध्यान रखिएगा, बुक में नोट भी आप कर सकते हैं, तभी जाकर यह पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, कौन सा हमारा भाग है? निबंध लेखन। लेखन विभाग में यह पूछा जाता है, व्याकरण का एक भाग है 1 से लेकर 12 तक, और उसके बाद भी कहे कि यूपीएससी, जीपीएससी तक की जो एग्जामें होती है उसमें भी निबंध के तौर पर मुद्दा दिया गया होता है, उसके ऊपर निबंध लिखना होता है। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, वो तो भाषा की बात है वैसे, पर वहां पर भी निबंध होता है। तो कैसे लिखा जाए
उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो वो ध्यान रखना है। यहाँ तो ठीक है पढ़ने में तो, और भी कई जगहों पर आपको यह काम आएगा। ठीक है, तो जल्दी तैयार हो जाए, नोटबुक पेन वगैरह ले लीजिए, फिर आगे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। पहले तो निबंध के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। निबंध यानी क्या, कैसे होता है, शाब्दिक अर्थ देखें हम। निबंध, उनको हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। नि यानी कोई भी नहीं, बंधन, बंध यानी कि बंधन, जिनको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। भली प्रकार बंधा हुआ, एक तरह से भी कह सकते हैं कि एक तरह बंधा हुआ होता है। मैं अपने आप से कह रहा हूं, ठीक है, कि बंधा हुआ भी होता है, बंधा हुआ नहीं भी होता है। किस तरह, दोनों अर्थ में मैं आपको बताऊंगी। कि अपने विषय से बंधा हुआ होता है, कि निबंध का जो हमें विषय दिया गया होता है, जो मुद्दा दिया गया होता है, उससे वो निबंध बंधा हुआ होता है। पर फिर उसके अंदर देखे तो कुछ भी बंधन नहीं है। यानी उस मुद्दे को लेकर हम कुछ भी उसमें डाल सकते, कैसा भी लिख सकते, कोई भी मुद्दे जोड़ सकते। तो इस तरह ये बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे निबंध को वैसे उनका सही अर्थ देखे तो भली प्रकार से बंधा हुआ, एक ठीक मायने में एक अपने ढांचे से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, तो ये निबंध रहेगा। और सबसे पहले हम उनके प्रकारों की बात करते हैं कि निबंध है, निबंध के चार प्रकार, चार प्रकार है निबंध के। कौन कौन से? पहला, वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, उसमें क्या क्या बातें आएगी, वर्णन कर सके उसमें, कि इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान क्या रहेगा, यहां से ही जोड़ दो तो स्थान, पदार्थ, इसके अलावा प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जानकारी। प्रकृति से संबंधित, वैसे वर्णन बेहतर रहेगा, वर्णन। ठीक है, तो क्या कहा गया कि वर्णनात्मक प्रकार का जो निबंध होता है उसमें कैसे विषय रहेंगे, क्या रहेगा। एक तो स्थान, कि चाहे भारत है, या तो गुजरात की बात करे, या तो कोई अन्य राज्यों की बात करे, तो वह, यह तो कोई ऐतिहासिक स्थान भी हो सकता है। फिर पदार्थों की बात करें, यानी कि वस्तु होते, उसे लेकर होता, प्रकृति से संबंधित है, कि वर्षा ऋतु के लिए भी कह सकते हैं, वो प्रकृति संबंधी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार स्थान, पदार्थ, प्रकृति, उस संबंधित जो सारे निबंध रहेंगे जिनका वर्णन आता हो, तो यह सारे वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार हम कौन सा देख सकते हैं, विवरणात्मक निबंध। कौन सा? विवरणात्मक, विवरणात्मक निबंध। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक होता है। कल्पना अधिक, मुख्य मुख्य पॉइंट, मुद्दे ही मैं आपको बोल रहा हूं। एक तो कल्पना अधिक होती, कल्पना यानी कि विचार करना, एक ड्रीम्स जो कहते हैं वह। पर्यटन, और साथ साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है, पर्यटन, इसके अलावा घटनाएं, घटनाएं, फिर साहसिक कार्य,
ठीक है, इसके अलावा क्या कह सकते, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण है। इसके अलावा कहे ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, आदि ऐसी सारी बातों को हम ले सकते हैं। कौन कौन सा कहा कि ऐसे संबंध, ऐसे निबंधों में एक तो कल्पना का प्रयोग अधिक रहता है, यानी कि हम सोच विचार जो करें, कल्पना से जुड़ी हुई बातें इसमें ज्यादा रहेगी। कौन कौन सी बातें, एक तो पर्यटन, पर्यटन यानी कि घूमना फिरना है, यात्रा करना, उससे जुड़ा निबंध हो तो विवरणात्मक रहेगा। फिर घटनाएं कि मेरे जीवन की यह यादगार घटना प्रसंग, तो यह घटना है। फिर साहसिक कार्य, को साहसपूर्ण कार्य किया, किसी को बहादुरी से बचाया हुआ हो, किसी का साथ दिया हो, तो ऐसे साहसिक कार्य है। फिर पर्वतारोहण, यानी एक कहे तो पर्वत के ऊपर चढ़ना, यह जो काम है वो सारे। फिर ऐतिहासिक घटनाएं कि कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं होती प्राचीन हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, तो यह सभी संबंधों से जुड़ी हुई हमारी घटनाएं जो है वह निबंध जो रहेगा वो हमारा विवरणात्मक निबंध रहेगा। ठीक है, यह हमारा दूसरा प्रकार है। कुल मिलाकर ऐसे 4 प्रकार दिए, बाद में हम 2 भी अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्णनात्मक और फिर विवरणात्मक हमारा निबंध। फिर देखें तो विचारात्मक, विचारात्मक निबंध। ठीक है, उसमें अब देखें तो कौन कौन सी बातों को हम लेने वाले हैं कि समाज से संबंधित विषय, एक तो समाज से संबंधित विषय, ठीक है। फिर दूसरा धर्म संस्कृति, धर्म संस्कृति, राजनीति, ठीक है। इसके अलावा खोज, फिर कहे तो मनोविज्ञान, आदि रहेंगे। ठीक है, कि विचारात्मक निबंध जो विचार के द्वारा लिखे जाते हैं, जिनमें क्या क्या विषय रहेंगे। एक तो समाज के संबंधित, कि समाज में जो जो परिस्थितियां हैं उन्हें संबंधित, सती प्रथा का, विधवा विवाह, इस प्रकार के मुद्दों को जोड़ सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह उदाहरण भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये समाज संबंधी विषय रहेंगे। धर्मों से संबंधित, फिर हमारी संस्कृति कि हिंदू धर्म का है या तो हमारी प्राचीन संस्कृति का है। फिर राजनीति से कि पंचायती राज वगैरह मुद्दा ले सकते। खोज के एक नया वैज्ञानिक आविष्कार। फिर मनोविज्ञान की बालकों की क्रियाएं। तो इस प्रकार अलग अलग विषयों को लेकर ये सारे कि धर्म है, संस्कृति है, राजनीति है, खोज है, मनोविज्ञान है, उन सभी विषयों को लेकर जो निबंध दिया गया होता है वो कौन सा निबंध कहा जाएगा, विचारात्मक निबंध। और फिर चौथा प्रकार जो है वो कौन सा रहेगा, भावात्मक निबंध। ठीक है, भावात्मक प्रकार के निबंध जिनमें क्या रहता है कि किसी विषय के वर्णन में लेखक के भाव और कल्पनाओं की प्रधानता। इसमें क्या रहता है, एक तो भावों और कल्पनाओं की विशेषता होती है। एक तो यह पूरी बात रहेगी कि जो कोई भी लिख रहा है, जो लेखक है, उनके मन के भाव और उनकी जो कल्पनाएं हैं वो अधिक तरह से इसमें दिखाई देगी।
इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं। स्वयं जो लिखने वाला होता है उससे यह सारी बातें वो जुड़ी हुई होती है, इस निबंध है वो आधार रखता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? स्वयं लेखक से जुड़ी बातें होती है, यह भी हम जोड़ लेते हैं। स्वयं लेखक से जुड़ी बातें, ठीक है। स्वयं जो लिखने वाला है उससे जुड़ी बातें या तो उससे जुड़ा वर्णन जो है वह भावात्मक निबंध में रहते। कैसे कैसे निबंध है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा मित्र, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश, या तो यह जो है वो सारे रहेंगे कि वो अपने आप से लिखने होते, उसमें हम बाकी कुछ नहीं जोड़ सकते। तो वह सारे कौन से रहेंगे? भावात्मक निबंध रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मुख्य यह 4 निबंध है वो उनके प्रकार रहेंगे। कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक निबंध है, इसके बाद विवरणात्मक निबंध है, फिर विचारात्मक निबंध है और फिर भावात्मक निबंध है, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लो, जोड़ लो अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर कभी आपको याद करना हो, पढ़ना हो तो आसान रहेगा। फिर मैं अब उनको किस प्रकार लिखा जा सकता है उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। यह 4 प्रकार हमारे यह निबंध के। अब निबंध लिखते वक्त जो ध्यान में रखने की बातें हैं वह हमें देखनी है। वैसी सारी बातों को मैं आपको पहले है वो समझा देता हूं, बोल देता हूं। एक तो कहे तो निबंध जो है उनके 3 भाग होते हैं। निबंध जो है निबंध को निबंध के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से हैं? एक तो आरंभ का है, आरंभ या तो प्रस्तावना भी कह सकते हैं। फिर दूसरा मध्य भाग और फिर रहेगा उपसंहार या तो अंतिम भाग होता है वह। यह तो समाप्ति का है, आरंभ, मध्य भाग और समाप्ति। है तो प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार, वो सभी ये समानार्थी शब्द ले सकते। तो यह 3 भागों में बांटा जाता है, उनकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर उनसे पहले निबंध लिखते वक्त ध्यान में रखने की जो बातें हैं वैसे पॉइंट में आपको बता रहा हूं। अच्छा निबंध लिखने, अच्छा निबंध लिखने के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें क्या कि अच्छा निबंध जब हम लिखते हैं तब जाके क्या ध्यान रखना है, उससे जुड़ी बातें हैं, उससे जुड़े पॉइंट्स जो है वो मैं आपको नोट करवा रहा हूं। क्या होना चाहिए? तो कि निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी। एक तो क्या होना चाहिए? निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी।
उसे इकट्ठी करना है कि निबंध जो है उनके विषय में हम सही सही और पर्याप्त यानी कि पूरी मात्रा में जानकारी है वह इकट्ठी करनी है, उसे याद करनी है, जोड़ लेनी है। फिर विषय से संबंधित विचारों को, फिर जो हमने सही जानकारी इकट्ठी की ऐसे विचारों को क्या करना है, क्रमबद्ध क्रमबद्ध रूप से यानी कि सही एक के बाद एक ढंग से है, आरंभ, मध्य भाग और विचारों को क्रमबद्ध, आरंभ, मध्य और उपसंहार में बांटना। क्या करना है कि जो विचार है कि हमें दी गई जो बातें है, हमारे विचार है, उसे विषय से जुड़े क्रमबद्ध रखना, एक के बाद एक जोड़ना और उसे आरंभ के भाग, मध्य भाग और उपसंहार के रूप में है उसे बांटना है, अलग डालना है। ठीक है। फिर क्या कहा कि भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और स्पष्ट। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, प्रभावपूर्ण और स्पष्ट। ठीक है। भाषा सरल भी होनी चाहिए, प्रभावशाली भी होनी चाहिए और स्पष्ट भी। निबंध का आरंभ जो होता है निबंध का, वो कैसे, किसी सूक्ति, कथन, किसी का कहा हुआ वाक्य हो या तो काव्य पंक्ति, से कि निबंध का जो आरंभ है किसी के लिए हुई सूक्ति, सुविचार का है, किसी के लिया हुआ वाक्य का है, कथन का है या तो काव्य पंक्ति जो है उसे लेकर जोड़कर है हमें निबंध का आरंभ करना चाहिए। फिर भाषा की दृष्टि से क्या कहा, एक तो वर्तनी यानी कि जो जोड़नी भी बोलते हैं वह शुद्ध रखनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध रखनी। इसके अलावा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। विराम चिन्ह है उसका भी उचित तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। शब्द सीमा, हालांकि एक एक ये मुद्दे मैं वापस आपको समझाऊंगा। शब्द सीमा का ध्यान, ठीक है। और फिर विषय संबंधी सभी पक्षों पर चर्चा, विषय संबंधित सभी पक्षों की चर्चा। ठीक है। यह मुख्य बात हम कह सकते हैं सारी। क्या क्या कि अब निबंध को कैसे लिखा जाए, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समझाने वाला, बताने वाला। क्या कहा कि एक तो निबंध के विषय में हमें सही सही जानकारी जो है पर्याप्त और सही, पूरी मात्रा में भी और सही भी जो हो ऐसी जानकारी हमें इकट्ठी करनी, प्राप्त कर लेनी है। यानी कि जैसे ही निबंध का मुद्दा देखे तो हमारे दिमाग में उसके जुड़ी सारी जानकारी को जोड़ लेना है। फिर क्या करना है कि विषय से संबंधित हमारे जो विचार है कि वो जो विषय दिया है उनसे संबंधित जो सारे विचार रहे थे उनको क्रमबद्ध ढंग से है कि एक के बाद एक क्रम में रखना है। वो क्रमबद्ध में, आरंभ में क्या रखेंगे, मध्य भाग कैसा रखेंगे और उपसार है वो कैसा जोड़ेंगे, उन सभी बातों को लेकर है वो हमें देखना है। और इसके बाद फिर क्या रहेगा
किस तरह हम क्रमबद्ध ढंग से जोड़ते जाएंगे। साथ में हमारी भाषा है जो हम लिखते हैं निबंध, वो सभी लोगों को, आम लोगों को भी समझ में आए इस प्रकार सरल भाषा में, फिर भी प्रभावपूर्ण, कि वो सिर्फ थोड़ा कुछ पढ़कर छोड़ न दे, हमें कुछ प्रभाव रख सके। कोई मुहावरा है या तो कोई कहावत का भी भाग है वो उसमें जोड़ सकते, ऐसे प्रभावपूर्ण और स्पष्ट। लिखावट भी इसे सुंदर होनी चाहिए कि आकर्षक हो, पढ़ने की इच्छा हो। ऐसे सुंदर और स्पष्ट, प्रभावपूर्ण, सरल भाषा से है वो निबंध लिखना चाहिए। फिर क्या कहा कि निबंध के आरंभ में कोई सुक्ति यानी कि जो सुविचार कहते हैं कि कर भला तो होगा भला, इसे सुविचार को जोड़ना है। कोई कथन कि गांधी जी ने कहा करो या मरो, इस तरह कोई कथनों को जोड़ सकते, कोई काव्य पंक्ति को भी जोड़ सकते। ऐसा हमारा आरंभ है वो जिनसे एक तरह से प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे शुरुआत करनी चाहिए निबंध की। फिर वर्तनी जो है, वर्तनी यानी कि ह्रस्व दीर्घ जो वगैरह होता है, शब्द का सही सही अर्थ वाला शब्द हमने रखा है, इस प्रकार वर्तनी की दृष्टि से है वो शुद्ध रखना चाहिए। और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ अल्प विराम हम करते, कहाँ पूर्ण विराम करते, कहाँ विस्मयादि सूचक चिन्ह करते, कहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह करते हैं। ठीक है, इन सभी विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग भी हमें करना होगा, नहीं तो अर्थ भी बदल सकता है, तो यह ध्यान रखना है। फिर शब्द सीमा का ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि हमें सूचना में दिया गया होता है कि भाई आप 100 से 125 शब्दों में या तो 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए, तो उस वक्त इस शब्दों का चयन है वो हमें ध्यान पूर्वक करना होता है, तो यह बात ध्यान में रखनी है। फिर है विषय संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी है कि उस विषय के हमें कई बार मुद्दे भी दिए गए होते हैं और उनको अलग अलग पक्ष की, जैसे कि विज्ञान की जुड़ी बातें हो, विज्ञान का हमें विषय दिया गया तो विज्ञान के वरदान और अभिशाप दोनों तरह की बातें रहती है, तो सभी पक्ष यानी कि उनसे हो रहा फायदा है या तो उनसे हो रहा नुकसान है, दोनों की बातें करनी है। तो यह विषय से जुड़ा प्रत्येक पक्ष जो है उसे भी हम जोड़ सकते हैं, तो यह सारी बातें रहेगी। इसके अलावा कि निबंध में हम अपने विचारों को भी अंत में थोड़े कुछ जोड़ सकते हैं, तो यह सारी बातें जो है वो निबंध को लिखने के लिए, एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए है वो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 भाग जो है निबंध के, आरंभ, मध्य भाग और उपसार, या तो प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसार। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है कि विषय से जुड़ी हुई जो आसपास के उनके विषय है उन सभी को जोड़कर 1-2 पैराग्राफ जो छोटे छोटे बनते हो तो हमारी प्रस्तावना होगी। फिर मध्य भाग में हम उस विषय के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो सारी जानकारी, उनके पक्ष को लेकर, उनके विपक्ष को लेकर, उनसे जुड़ा कोई उदाहरण भी हम जोड़ सकते हैं, साथ साथ अपने विचार भी है उसमें रख सकते हैं। तो वो सारी बातों से जुड़ा हुआ जो भाग रहेगा वो हमारा मध्य भाग रहेगा। और फिर उपसंहार की बात करें तो उपसंहार में क्या होगा कि जो हमने पूरा निबंध लिखा है उनका सार, उपसंहार का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या कहा जाएगा कि ऊपर लिखा हुआ जो है उनका सार। तो पूरा निबंध जो हमने लिखा होता है उनमें से मुख्य मुख्य बातें जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, मुख्य रूप से दिखाना चाहते हैं, उनको 1-आध पैराग्राफ में लिखना है, वो अंतिम पैराग्राफ हमारा रहेगा उपसंहार। तो यह रहेगा हमारा निबंध का भाग। ठीक है, ऐसे यदि निबंध लिखते वक्त यह सारे मुद्दों को आप ध्यान में रखोगे तो एक अच्छा निबंध लिख पाओगे और जिनके जरिए आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाओगे, अपना प्रभाव है वो भी छोड़ पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक आगे वीडियो की ओर भी आपको ले जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। यही सारी बात, यही मुद्दे और साथ में एक निबंध भी उदाहरण के रूप में मैंने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वह आप देखते जाइए और निबंध कैसे लिखे वो अपने आप को एक प्रभावित कीजिए और जोड़िए। ठीक है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। निबंध लेखन। बच्चों, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे और समझेंगे।
कि निबंध लेखन का अर्थ क्या है, निबंध के कितने प्रकार हैं, निबंध के कितने भाग हैं। ने जमा बंध अर्थात भले प्रकार बंधा हुआ। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ अथवा प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। पर्यटन, घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। इनमें लेखक की अपनी चिंतन शैली की प्रधानता रहती है। भावात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भावों और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा चित्र, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश आदि। निबंध के भाग, निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, आरंभ, मध्य भाग, उपसंहार, समाप्ति। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आरंभ, मध्य और उपसंहार में बांटना चाहिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से करना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए एवं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। रूपरेखा, भूमिका, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ। योजना एवं कार्यक्रम, उद्देश्य, लाभ, उपसंहार। हमें अपने देश और संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। अतिथि देवो भव तथा वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय संस्कृति के मूल वाक्य रहे हैं। हम सदैव शांति प्रिय रहे हैं। यहूदी हो या पारसी, भारत ने सभी को गले लगाया। ऐसी महान सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति है जो आज पूरे संसार के सामने हमें नजरें नीची करने के लिए मजबूर कर देती है। वह कुरीति है पुरुषों की तुलना में स्त्री को 2 दर्जा देना। हमारा समाज इतना ज्यादा पुरुष प्रधान हो गया है कि आज देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बेटी ही नहीं चाहता। इसी का नतीजा है कि हमारे देश में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। 0 से 6 साल की उम्र के बीच प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या में वर्ष 1961 से लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1991 में लड़कियों की संख्या जहां 945 थी, वहीं 2001 में यह घटकर 927 और 2011 में 918 हो गई। यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2017 को हरियाणा के पानीपत से किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से उन 100 जिलों का चयन किया गया है जहां बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना,
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। यह योजना न केवल लड़कियों बल्कि पूरे समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऐसे वक्त आई है जब देश में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए इस योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्तमान समय में अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। इस वजह से कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। लोग सोचते हैं कि लड़का बड़ा होकर पैसा कमाएगा। इसके विपरीत लड़की दहेज लेकर घर से जाएगी। इस तरह के आर्थिक कारणों से लड़की के साथ सामाजिक पक्षपात होता रहा है एवं लड़कियों को बोझ मानने के कारण लिंगानुपात में असंतुलन हुआ है। महिलाओं के जन्म से पहले ही उनके अधिकारों का हनन शुरू हो जाता है तथा जन्म के बाद भी उनके साथ भेदभाव नहीं थमता। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की जरूरतों को लेकर भी उनके साथ कई तरह से पक्षपात होता है। महिला सशक्तिकरण से समाज को पिछड़ेपन से मुक्ति मिलती है। एक शिक्षित महिला अपने साथ अपने पूरे परिवार को आगे ले जाती है। इसलिए आज के समय में यह जरूरी है कि लड़कियों को लेकर शहरी तथा ग्रामीण भागों के लोगों के बीच फैली रूढ़िवादित मान्यताओं एवं प्रथाओं को खत्म किया जाए। इसके लिए मीडिया और संचार के नए तरीकों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी लक्ष्य को हासिल करने, इसके बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपने ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक भयंकर संकट को निमंत्रण देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि एक नागरिक के रूप में हम सचेत रहें। भारत के सभी नागरिकों को कन्या शिशु बचाने के साथ साथ इनका समाज में स्तर सुधारने के लिए सभी नियमों और कानूनों का अनुसरण करना चाहिए। लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा लड़कों के समान समझा जाना चाहिए और उन्हें सभी कार्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।